नमस्कार दोस्तों, स्काई यूएसटी के 13 पार्ट सीरीज के 11th पार्ट में आपका स्वागत है। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल है। इस पार्ट में हम समझेंगे कि 2025 से 2035 के बीच जीटीआई ग्रुप इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स कैसे बढ़ाना चाहती है और मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैसे फास्ट स्पीड से ग्रो करने का प्लान कर रही है। इसके लिए जीटीआई एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट पार्टिसिपेशन स्ट्रक्चर बनाने का ऑप्शन कंसीडर कर रही है। इसका सिंपल मतलब ये है कि कंपनी एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहती है जिससे रियल ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डायरेक्टली फाइनेंस हो सकें और इन्वेस्टर्स को आईपीओ से पहले ही अच्छा डिविडेंड्स मिलना शुरू हो जाए। सबसे पहले ये समझ लो कि ये स्ट्रक्चर कोई शॉर्ट टर्म या फिर पोस्ट प्लान नहीं है। ये एक पोटेंशियल मैकेनिज्म है जो तब इम्प्लीमेंट किया जाएगा जब जीटीआई की कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट्स रिसोर्सेज काफ़ी मैच्योर हो जाएंगे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है, जीटीआई की मार्केट वैल्यू को जल्दी बढ़ाना और साथ ही इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स को बड़ा करना, स्ट्रॉन्ग बनाना। अब समझते हैं कि ये स्ट्रक्चर एक्चुअली काम कैसे करेगा। जीटीआई ग्रुप एक सेपरेट लीगल एंटिटी बनाने का प्लान कर रही है, यानी कि एक अलग रजिस्टर स्ट्रक्चर होगा जिसका काम सिर्फ एक ही होगा, स्पेसिफिक यूएसटी ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना। आमतौर पर किसी भी ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट में लगभग 80% जो फंडिंग होती है वो बैंक से आती है और ये स्ट्रक्चर बाकी का जो 20% है वो फंडिंग प्रोवाइड करेगा। जो पैसा ये स्ट्रक्चर देगा वो लोन के फॉर्म में प्रोजेक्ट कस्टमर्स को दिया जाएगा। इस लोन पर जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 23% से लेकर 40% तक पर ईयर हो सकता है, जो कि इस प्रोजेक्ट में स्ट्रक्चर के पार्टिसिपेशन पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पैसा प्रोजेक्ट में लगाया जा रहा है वो सिर्फ एसेट क्रिएशन के लिए नहीं है बल्कि स्ट्रॉन्ग कैश रिटर्न के लिए भी काम करेगा। अब सवाल आता है कि इस स्ट्रक्चर में पैसा आएगा कहाँ से। इस स्ट्रक्चर के फंड्स जीटीआई ग्रुप ऑफ कंपनी से आएंगे और जीटीआई ग्रुप को कैपिटल मिलेगा उन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म से जो पहले से यूएसटी टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हो जाता है तो इंटरेस्ट इनकम और प्रिंसिपल अमाउंट मिलता है और उसी चेन के थ्रू इन्वेस्टर्स तक वापस पहुंचता है। इस पूरे सिस्टम को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और ट्रेसेबल रखा जाएगा। ट्रांसपेरेंसी इस स्ट्रक्चर का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है। ये स्ट्रक्चर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करेगा जिसमें फंड मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग और इन्वेस्टर्स राइट्स बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड होंगे। इसके लिए पहले एक डिटेल इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम बनाया जाएगा, उसके बाद फाउंडिंग डॉक्यूमेंट्स तैयार होंगे और फिर सब रूल्स लिखित फॉर्म में होंगे। कस्टमर्स के साथ जो एग्रीमेंट होगा उसमें लोन रिपेमेंट शेड्यूल, इंटरेस्ट पेमेंट और हर इन्वेस्टर्स का प्रोपोर्शन बिल्कुल क्लियरली मेंशन होगा। अब अगर सिंपल शब्दों में बोलें तो ये स्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स को एक ऐसा मौका देता है जहां वो रियल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में अर्ली स्टेज पर एंटर कर सकते हैं और उन्हें 20% या फिर उससे ज़्यादा एनुअल रिटर्न का जो है वो चांस मिलता है, वो भी बहुत ही कंट्रोल्ड रिस्क के साथ। अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स के लिए इसके फ़ायदे की। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि जो रिटर्न्स हैं वो ट्रेडिशनल ऑप्शन से काफ़ी ज़्यादा हैं। बैंक एफडी, बॉन्ड्स या सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं देते जितना ये स्ट्रक्चर जनरेट कर सकता है, वो भी कंपेरेबल रिस्क के लेवल पर। दूसरा फायदा है इन्वेस्टर प्रोजेक्ट में कैश फ्लो स्टार्ट होने से पहले एंटर करता है। इससे पेमेंट एक फिक्स्ड शेड्यूल के हिसाब से होती है जो कैपिटल रिटर्न को स्टेबल और प्रेडिक्टेबल बनाता है। तीसरा फायदा है रिस्क काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड होता है क्योंकि प्रोजेक्ट का जो मेजर हिस्सा है वो बैंक के थ्रू फाइनेंस होता है। बैंक ड्यू डिलिजेंस करता है, प्रोजेक्ट को वेरीफाई करता है जिससे प्रोजेक्ट सक्सेस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चौथा फायदा है पूरी स्ट्रक्चर की एक्टिविटीज ट्रांसपेरेंट होती हैं। अलग लीगल एंटिटी, मैनेजमेंट कंपनी, फंड यूजेज पर कंट्रोल, ये सब इन्वेस्टर्स की कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग करता है। पांचवा जो फायदा है वो है डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन। इन्वेस्टर्स का पैसा सिर्फ एक प्रोजेक्ट में नहीं बल्कि मल्टीपल यूएसटी प्रोजेक्ट्स में लग सकता है जिससे ओवरऑल रिस्क और कम हो जाता है। और सबसे कंफर्टेबल बात, इन्वेस्टर्स को प्रोजेक्ट मैनेज नहीं करना होता, सब कुछ मैनेजमेंट कंपनी संभालती है और इन्वेस्टर्स को पैसिव इनकम मिलती रहती है। अब देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर जीटीआई ग्रुप और यूएसटी इंक के लिए कैसे बेनिफिशियल है। इससे जीटीआई की मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रो होती है क्योंकि प्रोजेक्ट में कंपनी का स्टेक मार्केट एसेट के फॉर्म में रिकॉर्ड होता है। साथ ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स का ट्रैक रिकॉर्ड बनता है जो फ्यूचर इन्वेस्टर्स, बैंक्स
और इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। इस स्ट्रक्चर की मदद से GTI एक साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर सकती है बिना UST इंक के वर्किंग कैपिटल पर प्रेशर डाले। इससे बिजनेस स्केलिंग फास्ट होती है, मार्केट प्रेजेंस बढ़ता है और एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव होती है। एक और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि पेरेंट कंपनी डायरेक्टली डेब्ट में नहीं जाती। इन्वेस्टमेंट कैपिटल और बैंक लोन्स अलग अलग फौज में रहते हैं, जिससे फाइनेंशियल जो बर्डन होता है वो बैलेंस्ड रहता है। GTI इस स्ट्रक्चर को मैनेज करके मैनेजमेंट फीस भी अर्न कर सकती है, जो कंपनी के लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट ये है कि ये स्ट्रक्चर GTI को IPO के लिए रेडी करता है। वेल स्ट्रक्चर, ट्रांसपेरेंट, कैपिटलाइज इन्वेस्टमेंट एसेट्स कंपनी की बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और IPO से पहले वैल्यूएशन जो है उसको बूस्ट देते हैं। अगर एक लाइन में बोलें तो ये इन्वेस्टमेंट पार्टिसिपेशन स्ट्रक्चर GTI के लिए ग्रोथ एक्सेलरेट करेगा और इन्वेस्टर्स के लिए अर्ली स्टेज हाई पोटेंशियल अर्निंग टूल। ये जो इन्वेस्टमेंट पार्टिसिपेशन स्ट्रक्चर के बारे में कंपनी बात कर रही है, इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी गई है। जब इसके बारे में कंपनी इन्फॉर्मेशन देगी तो इसके बारे में ज़रूर मैं वीडियोस बनाऊंगा कि ये इसके थ्रू क्या क्या और चीज़ें करने वाली है और कैसे ये टूल काम करेगा। यही पार्ट 11 ख़त्म होता है। पार्ट 12 में यानी कि अगले वीडियो में हम लोग IPO प्लान्स और फ्यूचर कैपिटलाइजेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, यानी कि कंपनी IPO के बारे में क्या सोच रही है, इसके क्या क्या प्लान्स हैं। इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए क्योंकि अब हम फाइनल और इस प्रोजेक्ट के एक्साइटिंग फेज में एंटर कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।